हेलो स्टूडेंट। तो आज हम देखने वाले हैं ट्रांसमिशन लाइन में वाइब्रेशंस कितने तरीके के होते हैं या फिर ट्रांसमिशन लाइन में वाइब्रेशंस क्यों होते हैं। तो आपने देखा होगा अपने घरों के आसपास आपने टावर्स देखे होंगे, इलेक्ट्रिकल पोल्स आपने देखा होगा, राइट। अब इस पोल में जो आपके कंडक्टर है कुछ इस तरीके से आपके लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। अब अगर इसमें बहुत तेज हवा चले या आंधी तूफान आए तो क्या होगा, ये जो कंडक्टर्स होंगे इसमें कुछ वाइब्रेशंस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। सो ट्रांसमिशन लाइन में जो जनरली जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं आपके, वो किसकी वजह से होते हैं? तेज हवाओं के कारण, आंधी तूफान के कारण जो कंडक्टर है अपने पोजीशन में स्लाइट वाइब्रेट होने लगता है। अब ये जो आपके वाइब्रेशंस हैं दो तरीके के होते हैं। पहला है आपका एओलाइन वाइब्रेशन। एओलाइन वाइब्रेशन का मतलब क्या है? जैसा कि आप देखिए इस डायग्राम में, आप देखिए जो आपका एओलाइन वाइब्रेशन है, यहां पर जो आपके कंडक्टर्स हैं अपने पोजीशन से स्लाइट वाइब्रेट होते हैं। स्लाइट वाइब्रेट होते हैं इट मींस अगर ये आपका कंडक्टर है तो इसमें आपका स्लाइट वाइब्रेशन होगा और ये बहुत नेचुरल है। नेचुरल क्यों है? जब भी हवा चलती है तो आप लोग देखिए कि आपके आसपास जितने भी आपके ट्रांसमिशन लाइन है या फिर कंडक्टर्स जो आपके उसमें लगे हुए हैं, वो उसमें कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस होते हैं क्योंकि हवाएं चलती हैं। अब ये जो आपका एओलाइन वाइब्रेशन है इसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होगी, पर इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो काफी कम होगा, ठीक है। तो अगर इसके फ्रीक्वेंसी रेंज की बात की जाए तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 8 टू 40 हर्ट्ज के आसपास होगा, राइट। लेकिन अगर इसके एम्पलीट्यूड की बात की जाए, एम्पलीट्यूड की अगर बात की जाए तो एम्पलीट्यूड इसका काफी कम होगा। मींस इसका जो वाइब्रेशन होगा उसमें जो आपका एम्पलीट्यूड होगा दैट इज वेरी स्मॉल एंड इट्स रेंज इज 2 टू 5 सेंटीमीटर ओनली, ठीक है। और जो हवाएं होंगी उसका जो स्पीड होगा, विंड स्पीड, इस कंडीशन में लगभग आपका होता है 2 टू 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है आपकी वो किसके लिए है? एओलाइन वाइब्रेशन के अंतर्गत आता है। ये जो आपका एओलाइन वाइब्रेशन है वो काफी ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है, ठीक है, हार्मफुल नहीं होगा। और दूसरी चीज क्या है, इसका अगर फ्रीक्वेंसी अगर हम निकालना चाहें कि क्या फ्रीक्वेंसी हो सकती है, तो हम फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाय एफ इज इक्वल्स टू 2v अपॉन डी इंटू 10 टू द पावर 3, राइट। यहां पर v क्या है? विंड वेलोसिटी है, राइट। और ये जो आपकी विंड वेलोसिटी है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस कंडक्टर। ये क्या होगा? इसका जो विंड वेलोसिटी होगा कंडक्टर के क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर होगा, राइट। एंड डी क्या है? डायमीटर ऑफ द कंडक्टर। सो हम यहां से जो फ्रीक्वेंसी है एवरलाइन वाइब्रेशंस की, क्या फ्रीक्वेंसी है, वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट। अब ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ये काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा हाई है। अब ये हार्मफुल तो नहीं है, ये जो आपके वाइब्रेशन है वो हार्मफुल तो बिल्कुल भी नहीं है, बट अगर ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अगर कॉन्साइड हो जाए तो ये क्या क्रिएट कर सकते हैं, कुछ जो आपके कंडक्टर से उसमें कुछ मैकेनिकल डैमेज हो सकता है। पर ऐसा फिनोमिना एयरलाइन वाइब्रेशन में देखने को नहीं मिलता है। दूसरा है आपका गैलोपिंग। गैलोपिंग ऑफ कंडक्टर्स। गैलोपिंग का क्या मतलब है? डांसिंग ऑफ कंडक्टर। इसका दूसरा नाम क्या है? डांसिंग ऑफ कंडक्टर्स। डांसिंग ऑफ कंडक्टर्स। तो ये फिनोमिना कब होता है? जब जो आपके आंधी तूफान है या फिर विंड की वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो आप लोग को देखने को मिलता है कि जो आपके पर्टिकुलर स्पाम की बात की जाए कि यहाँ पर ये आपके टावर का स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में आपका जो कंडक्टर है वो काफी तेजी से वाइब्रेट होता है। मींस इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा, जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो बहुत कम होगी,
बट जो इसका एम्पलीट्यूड होगा वो काफी हाई होगा, राइट राइट। सो यहां पर ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है बहुत कम है, तो बहुत कम का भी कुछ एक अपना वैल्यू होना चाहिए। सो दिस इज अराउंड 0.25 टू 1.5 हर्ट्ज, राइट। और जो इसका एम्पलीट्यूड होगा, यहां पर ये जो वाइब्रेशंस है इसका जो एम्पलीट्यूड है दैट इज अराउंड 6 मीटर, दैट इज अराउंड 6 मीटर्स। अब चूंकि ये जो आपके वाइब्रेशंस है काफी ज्यादा तेजी के साथ हो रहा है, मींस वाइब्रेशंस जो है काफी ज्यादा है, पूरे स्पाम की अगर मैं बात करूं तो वाइब्रेशंस जो है काफी तेजी के साथ हो रहे हैं। तो यहां पर अगर किसी टावर की अगर मैं बात करूं कि यहां पर एक टावर है और वाइब्रेशंस काफी ज्यादा है, तो अगर इन कंडक्टर्स में सैग का फिनोमिना ज्यादा है, सैग मींस ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितना ज्यादा नीचे आ चुके, कितना ज्यादा ये कंडक्टर्स आपके झुक चुके हैं, इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, सैग। ये अपने नॉर्मल डिस्टेंस से कितना ज्यादा नीचे आ चुके हैं। तो अगर वाइब्रेशंस ज्यादा है तो सैग भी क्या है, काफी सैग अगर इसमें ज्यादा है तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये कई बार अर्थ को टच कर जाते हैं, और अगर ये अर्थ को टच कर जाते हैं तो यहाँ पर फ्लैश ओवर का भी फिनोमिना डेवलप हो जाता है, राइट। अब इसकी वजह से अब ये जितने भी कंडीशंस आपके अराइज हो रहे हैं, यहाँ पर मैंने कहा कि जो गैलोपिंग है दैट इज सीवियर, ये आपका डेंजरस हो सकता है। डेंजरस क्यों हो सकता है, अभी मैंने आपको एक केस बताया कि अगर सैग ज्यादा है कंडक्टर्स में तो ये अर्थ को टच करेगा, अर्थ को टच करेगा तो क्या होगा, इसमें फ्लैश ओवर का कंडीशन हो सकता है। अब इसके क्या इफेक्ट है, अगर मैं बोलूं कि ये जो आपके वाइब्रेशंस हैं उसकी वजह से कंडक्टर में या ट्रांसमिशन लाइन में क्या बैड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो बैड इफेक्ट इसके क्या है, आप देखिए इस डायग्राम में, आप इस फिगर में आपको क्लियरली मेंशन है कि आपका जो कंडक्टर है वो क्या है, ब्रेक हो सकते हैं। कंडक्टर आपका क्या है, ब्रेक हो सकता है। जो आपके स्ट्रैंड्स है, आप देखिए स्ट्रैंड्स क्या है, बंडल्ड कंडक्टर है। स्ट्रैंड्स का डेफिनेशन क्या है कि उसी बंडल्ड कंडक्टर में आपके जितने भी पतले पतले कंडक्टर्स आपके वाउंड हैं, ट्विस्टेड हैं एक साथ, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैंड्स बोलते हैं। तो इसमें से कुछ स्ट्रैंड्स, क्योंकि हवाएं बहुत ज्यादा तेज है, तो कुछ जो आपके स्ट्रैंड्स हैं वो क्या हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं। तो एक तरीके का ये मैकेनिकल डैमेज है। दूसरा क्या है, जो इंसुलेटर्स लगे हुए होते हैं कंडक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या लगे हुए हैं, इंसुलेटर्स लगे हुए हैं। तो आप इस डायग्राम में देखिए कि जो आपके इंसुलेटर लगे हैं वो इंसुलेटर ब्रेक हो सकते हैं, टूट सकते हैं। क्यों टूट सकते हैं, क्योंकि जो आपका कंडक्टर है वो किसके साथ वाउंड है, इंसुलेटर के साथ में बंधा हुआ है, ठीक है ना। ये इंसुलेटर आपके कोई भी हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ इंसुलेटर की बात अभी हम नेक्स्ट वीडियोस में करने वाले हैं। तो ये इंसुलेटर्स क्या है, आपके ब्रेक हो सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, कॉस्ट आपका क्या है, इंक्रीज हो रहा है, मेंटेनेंस आपका बढ़ रहा है, राइट। तीसरी चीज क्या हो सकती है, आप यहाँ पर देखिए जो आपके क्रॉस आर्म है वो डैमेज हो सकते हैं। क्रॉस आर्म क्या होते हैं, आपने इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा होगा, इस तरीके का जो टावर का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जहां पर आपके इंसुलेटर्स होते हैं। ये आपके इंसुलेटर्स हैं, ये इंसुलेटर ब्रेक हो सकते हैं, पहली चीज जो मैंने अभी बताया आपको। और यहीं से क्या है, आपका कंडक्टर जा रहा होता है। अब ये जो आपका क्रॉस आर्म है, ये जो आपका क्रॉस आर्म है, यही आपका क्या है, डैमेज हो सकता है, राइट। मीन्स हवाएं इतनी तेज चल रही हैं कि इंसुलेटर्स क्या है, क्रॉस आर्म में बंधे हुए हैं, और इंसुलेटर में कौन बंधा हुआ है, कंडक्टर वायर्स आपके बंधे हुए हैं। तो अगर किसी भी तरीके से वायर में इतने ज्यादा वाइब्रेशन है कि वो क्या कर रहा है, इंसुलेटर को ब्रेक कर रहा है, और इंसुलेटर किस में बंधा हुआ है, क्रॉस आर्म के साथ में कनेक्टेड है, तो क्रॉस आर्म भी क्या है, आपका टूट सकता है, डैमेज हो सकता है, राइट। सो ये जो आपके वाइब्रेशंस क्या है और वाइब्रेशन से होने वाले नुकसान क्या है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी।